शहीद आज़म सरदार भगत सिंह एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देशभक्ति के मायने ही बदल कर रख दिए। वह बड़े बहादुर, बुद्धिजीवी और महान विचारक थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के ज़िला लियालपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय उनके पिता जेल में थे। भगत सिंह बचपन से अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों और बर्बरता के किस्से सुनते आ रहे थे। उनकी प्राथमिक पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई। उसके बाद वे लाहौर के कॉलेज से बीए करने लगे। तभी उनके देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य ने उनसे पढ़ाई छुड़वाकर देश की आज़ादी के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। जब यह हत्याकांड हुआ, भगत सिंह की उम्र केवल 12 साल थी। हत्याकांड की खबर मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर हत्याकांड वाली जगह पर पहुंचे थे। वहां का खौफनाक मंजर देखकर वह अंदर तक हिल गए। बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। फिर 2 वर्ष बाद अपनी पार्टी का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और इसी के चलते एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके दल ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सॉन्डर्स को मार के लिया। ब्रिटिश सरकार का मकसद केवल देश को लूटना और शासन करना था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवाना चाहती थी। भगत सिंह और उनके दल को यह मंजूर नहीं था। इसलिए योजना के मुताबिक दल की शर्त सहमति से भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का नाम असेंबली में बम फेंकने के लिए चुना गया। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। उन बमों में कोई भी जानलेवा विस्फोटक इस्तेमाल नहीं किया गया था। फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली स्थान का चुनाव करके फेंके गए थे। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को आगाह करना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दा के नारे लगाते हुए स्वक्षेत्र में गिरफ्तारी दे दी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतेंद्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में
अपने प्राण ही त्याग कर दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के धारा के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पृष्ठों का निर्णय किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। भगत सिंह की सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाइसरॉय के सामने अपील दायर की। फिर 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने वाइसरॉय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वाइसरॉय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। भगत सिंह जानते थे उनकी शहादत से भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह की इच्छा थी कि उन्हें फांसी की बजाय युद्धबंदी की तरह गोली मार दी जाए, पर उनकी बात नहीं मानी गई और अंत में 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा, लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का उन्हें समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद छत की ओर किताब उछालकर वह बोले, ठीक है, अब चलो। दोस्तों, इस आज़ाद भारत का एक एक कण भगत सिंह जैसे असंख्य देशभक्तों का ऋणी रहेगा। आइए सुनते हैं इस महान स्वतंत्रता सेनानी के कुछ अनमोल वचन। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। प्रेमी, पागल और कवि तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अर्थात समान होते हैं। जो व्यक्ति उन्नति के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं यह सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। इंसान तभी कुछ करता है जब वो
अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसे कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। मैं एक इंसान हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। अक्सर लोग हालात और परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच से डर जाते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। मजिस्ट्रेट साहब, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। क्रांति लाना किसी भी इंसान के ताकत की बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। क्रांति का मतलब केवल उथल-पुथल या एक प्रकार का संघर्ष नहीं है। क्रांति आवश्यक रूप से मौजूदा मामलों के पूर्ण विश्वास के बाद नए और बेहतर रूप से अनुकूलित आधार पर समाज के व्यवस्थित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। किसी को भी क्रांति को परिभाषित नहीं करना चाहिए। इस शब्द के कई अर्थ और मतलब हैं, जो कि इसका उपयोग अथवा दुरुपयोग करने वाले तय करते हैं। यदि भैरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। हमने अंग्रेज़ी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः
प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाए। तब हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर निर्भर ना रहें। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूँगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। आज मेरी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे ज़ाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना इम्पीरियलिज़म के बस की बात ना रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस महान स्वतंत्रता सेनानी के विचारों से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।